जी ऐसा नहीं है कि इस जमीन को लेकर ही इस तरीके की बातें हुई हों। आपको ध्यान होगा शांति प्रसाद जी, हरिद्वार में एक आश्रम को लेकर भी एक बड़ी चर्चा बीच में हुई थी। उसमें भी कुछ इसी तरीके की चीजें सामने आई थी कि भाई ऐसा हो गया। बड़ी लैंड थी वो भी, ऐसा कहा जा रहा था कि 3,000 करोड़ की हरिद्वार में वो लैंड थी और वो एक बड़े आश्रम की, शायद मुझे पुख्ता नहीं है लेकिन शायद आर्य समाज से संबंधित थी, शायद कह रहा हूं मैं क्योंकि मुझे पुख्ता नहीं है, लेकिन हां कुछ था। एक हरिद्वार में बड़ी गूंज हुई थी। और उससे पहले आपको ध्यान हो तो यमकेश्वर के अंदर भी कुछ इसी तरीके की बातें हुई थी कि वहां पर भी बहुत सारी लैंड ले ली गई है और वहां पर भी बहुत सारी चीजों में ऐसा ही चल रहा है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बहुत करते करते अब बहुत ज्यादा हो गया। शांति प्रसाद जी, ऐसा क्या है कि उत्तराखंड की जमीन पर हर कोई नजर गड़ाए बैठा है? जी देखिए संजय जी, बात को समझने की जरूरत है। उत्तराखंड राज्य बना क्यों था, किनको संरक्षित करने की जरूरत थी और किनके संसाधनों को बचाने की जरूरत थी। यदि इसके मूल में जाएंगे तो राज्य बनने के बाद ठीक इसके विपरीत सत्ताओं ने काम किया। ये जो आज की खबर है ये आश्चर्यजनक खबर नहीं है। कांग्रेस ने भी कमोवेश वही हाल किया। जिंदल ग्रुप को जो है अल्मोड़ा में जमीन बेच दी। और जिस आश्रम का आप नाम ले रहे हो, इनमें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की संलिप्तता थी। और अभी हरिद्वार में कूड़ेदान के नाम पर 40 करोड़ का घोटाला हुआ भाजपा के शासनकाल में। ऐसे ही देहरादून के अंदर तमाम नगर निगम की जमीनों में भाजपा के नेताओं ने कब्जे करके दुकानें, होटल बना लिए। कहने का मतलब है, सत्ताओं का दुरुपयोग कर जिस तरीके से उत्तराखंड को नोचा जा रहा है, यह उसी की परिणति है कि बाबा रामदेव भगवा पहनकर जोगी बने थे, उसके बाद वो कब जो है दवाओं के विक्रेता बने, उसके बाद कपड़ों के विक्रेता बने, फिर योगों के बड़े धनवान हुए और अब पर्यटन में भी घुस गए। और ये तमाम काम इन्होंने सत्ताओं के इर्द गिर्द रहकर लाभ लिया, सत्ता किसी की भी रही हो। जिस जॉर्ज टाउन की बात चल रही है, यहां पर आपको बता दूं संजय जी, हमने यहाँ 1 सप्ताह धरना दिया। वहां के एसडीएम ने हमारे सामने इस बात की लाचारी करी कि मैं जानता हूं कि ये नगर पालिका की सड़क है, आम ग्रामीणों का रास्ता नहीं रोका जा सकता, नियम विरुद्ध कर रहे हैं, मगर मैं लाचार हूं। 200 रुपए ग्रामीणों से लिए जा रहे जो अपने गांव में परंपरागत तरीके से रहते हैं। जब हमने झगड़ा किया, जब खूब जबरदस्त आंदोलन किया, तो उन गांव वालों को छूट मिल गई। बाद में और आंदोलन हुए तो लोकल लोगों को छूट मिल गई। मगर इस पूरे प्रकरण में जो पर्यटन मंत्री है उनका सीधा हाथ नजर आ रहा था। जब हल्ला मचा खूब, तो अब ये टेंडर निकालकर चोर दरवाजे से बाबा रामदेव और उसकी तीनों फर्जी कंपनियों को 30,000 करोड़ की संपत्ति षड्यंत्र के तहत दे दी। भाई नीरज कोहली ने बोला कि इसमें ना तो सिर्फ दे दिया बल्कि इन राजस्व को भी घाटा पहुंच गया। अब ये तमाम चीजें हो कब रही हैं? बिना सरकार की सह के 1 इंच जमीन उत्तराखंड की कोई नहीं ले सकता। मगर यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस जॉर्ज एवरेस्ट पर पर्यटक जाता था, उत्तराखंड की खूबसूरती देखता था, हिमालय की खूबसूरती देखता था, मगर वहां पर 7,500 रुपए में हेलीकॉप्टर के चक्कर काटो। और उन होटलों में मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है, एक ऐसा क्लाइंट वहां जा रहा है मसूरी में, जिसका उत्तराखंड से और भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, और उसको सुरक्षित करने के लिए आम आदमी को रोका जा रहा है। ये वो षड्यंत्र है जो किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मगर क्यों? क्योंकि जब हम लोकल लोगों से मिलते हैं, जब वो बताते हैं कि हमको शाम को 5 बजे के बाद ऐसे खदेड़ा जाता है जैसे कि हम वहां के नागरिक नहीं है। क्यों भाई, ऐसी यातनाएं क्यों और क्यों ऐसा हो रहा है? उसके मूल मुझे इस डिबेट में कहने की जरूरत नहीं है। सवाल बाबा रामदेव का नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के संपदाओं को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अडवाणी को जमीन चाहिए 1 रुपए में 100 बीघा, ऐसी राजनाथ को भी
ऐसी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों के भी यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज बने हुए हैं सरकारी लीज की जमीनों पर। ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का है, जबकि उत्तराखंड को स्पेशल कैडर में रख के संरक्षित करने की जरूरत थी। हम दुनिया को 60% पानी देते हैं, आज उस पानी की दुर्दशा हो रही है। हम दुनिया को सबसे ज्यादा स्वच्छ हवा देते हैं, मगर आज इन पहाड़ों के दोहन करके इन्होंने हमारे पेड़ काट दिए, देश के मानव का जीवन संकट में डाल दिया। मगर हम बोले किसको? जिनको संरक्षित करने की जरूरत थी उनको इस कदर उजाड़ दिया कि ना तो राजधानी का पता है, लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। अगर पहाड़ बचेंगे नहीं, मूल वहां के रहेंगे नहीं, तो उत्तराखंड से लेकर देश का संकट, देश को संकट हो जाएगा, पानी का और शुद्ध हवा का। ये विकास इन राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बाबा रामदेव ने उत्तराखंड नीलकंठ में कम से कम नहीं भी होगा तो 2-2.5 हजार एकड़ जमीन पे कब्जा करके एक स्पा सेंटर बनाने की योजना बना रखी थी। संजय जी, मैं आपके नॉलेज में डाल दूं, उस पर मुकदमे झेले हमने धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी, तब जाकर वो प्रोजेक्ट वहां पर हटाया, ताकि स्थानीय ग्रामीणों का ये कहना था ये नीलकंठ देवभूमि है, यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां हम नहीं स्वीकार करेंगे। बाबा रामदेव घुटने में आए, वो प्रोजेक्ट आज बंद है। मगर वर्तमान सरकार बाबा रामदेव को माला के से लेकर तमाम यमकेश्वर की सरकारी जमीनों को बाबा रामदेव के नाम कर उत्तराखंड को जिस तरीके से नोच रहे हैं भाजपा वाले, झंडे कभी धर्म के नाम पर, कभी भगवा के नाम पर शांति प्रसाद जी, बाबा रामदेव जी, शांति प्रसाद जी, मैं कह रहा हूं कि बाबा रामदेव जी लगातार अगर ये रोजगार भी आपको दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम उत्तराखंड को सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, वो कहते हैं रेवेन्यू सबसे ज्यादा हम उत्तराखंड को देते हैं। संजय भाई मैं आपको बता दूं कि बाबा रामदेव हरियाणा वालों को रोजगार देता है, उत्तराखंड वालों को 5,000 रुपए की दिहाड़ी देता है, और काम कराने के बाद पैसा नहीं देता। रामदेव की गुंडागर्दी देखनी है तो पतंजलि के अगल बगल के गांव के लोगों से पूछिए, जिनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया, वो अपनी जमीन नहीं छुड़ा पा रहे बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव बेसिकली विशुद्ध गलत तरीके से पैसा कमाने वाला व्यापारी है। वो हर क्षेत्र में हाथ डालकर राज्य को लूट रहा है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर उग्र आंदोलन होंगे। क्योंकि पहाड़ के लोगों की संपदाएं बच पा नहीं रही हैं। पहाड़ का व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है अपने राज्यों में, और अपने ही जनप्रतिनिधि जिस तरीके से विमुख होकर उत्तराखंड की संपदाओं को बाहर वालों को लुटा रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए ही घातक नहीं है, इस देश के लिए भी घातक है। हम देश को ईमानदार कर्मचारी देने वाले लोग हैं, सैनिक देने वाले लोग हैं, मगर हमारी ही सरकार कहती है कि व्यापार में पहाड़ी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पहाड़ी को जो है व्यापार से दूर किया जाए। ये जो षड्यंत्र हो रहा है संजय जी, इसे रोकने की जरूरत है। ये उत्तराखंड बर्बादी की कगार पर इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के कारण पहुंच चुका है। हमारी संपदाओं पे बाहर वाले बैठ गए हैं। ये खतरनाक संकेत है, क्षेत्र से संबंधित भी और सीमाओं से संबंधित भी। शांति प्रसाद जी, आपको लगता है कि इस पे बड़ी जांच होनी चाहिए? इसलिए राज्य को सभी जमीनों को लेकर जांच होनी चाहिए। शांति प्रसाद जी, सभी जमीनों को लेकर जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। अब जमीनों की जांच होगी तो नेता यही पकड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीति बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए, यही नेता फंसे हुए मिलेंगे। मैं प्रभा जी से ले लेता हूं। प्रभा जी, क्या लगता है आपको कि इसमें किस स्तर पर यह चूक हुई है, और क्या सरकार इसमें कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा आरोप पर्यटन विभाग के ऊपर लग रहा है। देखिए संजय जी, अभी मैंने सबको बड़ा ध्यान से सुना, चाहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हो या विपक्षी दल हो। तो देखिए, जो ये इन्होंने आरोप अभी लगाए हैं, कोई वो ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी, हमने क्लियर कट इनको बता दिया है कि जितनी वहां पे जमीन है, जो ये बता रहे हैं कि इस पे दी गई है, पहले तो उसका ये आंकड़ा ही सही नहीं दे पा रहे हैं। हमने पहले ही बता दिया है कि वो 7 एकड़ की जमीन है, और जो बाकी जमीन है वो नहीं है, वो अनुपयोगी है, वो ढाल पर है, उसका इस टेंडर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ये भी बता दिया गया है कि पूरी नियम कानून के तहत ये प्रक्रिया हुई है। जितने भी हमारे न्यूज चैनल्स थे या न्यूज पेपर्स में जो नियम होते हैं, एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, उसके तहत ये काम किया गया है, सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है। और बाकी देखिए संजय जी, आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है, और आजकल कांग्रेस का यही एक काम उत्तराखंड में रह गया। इनको चुनाव नजदीक दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2-3 इनके धड़े बने हुए हैं कांग्रेस के। कभी कोई वोट चोरी का एक कॉन्फ्रेंस होगी, फिर थोड़े से मुद्दे ये ले लेंगे। इनमें आपस में एक होड़ मची हुई है कि कौन कितना
कितना ज्यादा पार्टी में दूसरी पार्टी पे आरोप लगा सकता है, ताकि हमें भी प्रदेश अध्यक्ष या अन्य पदों की रेस में हम आगे आ जाए। चलिए, मैं मुद्दे की बात ये करती हूँ कि देखिए, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं, अगर इनको लगता है कि इन आरोपों में इतनी गंभीरता है, तो आने वाले समय में सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। और हमारी सरकार ने तो बोल दिया है, जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। और हमने हर छोटे छोटे केस में भी ये देखा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब भी उनके संज्ञान में ऐसी कोई भी बात आई हो, चाहे वो हरिद्वार नगर निगम का मामला इससे पहले जमीन का आया था, वहां पर भी उन्होंने उसकी जो निष्पक्ष जांच करवाई है। इससे पहले जो भी केसेस उनके सामने आते हैं, वो कहीं हिचकिचाते नहीं है कि कहां पर लापरवाही हुई है। तो आने वाले समय में इनके जो आरोप है, उनको तभी गंभीरता से लिया जाएगा कि अगर उसमें कोई सच्चाई होगी। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारा काम हुआ है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। और ये बार बार जो योग गुरु बाबा राम